अब अगला जो एक्सपेरिमेंट आया पार्टिकल नेचर ऑफ रेडिएशन को शो करने के लिए, उसको फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट कहते हैं। इस इफेक्ट के पीछे की थ्योरी अल्बर्ट आइंस्टीन ने दी थी। तो लोग क्या करना चाह रहे थे, जैसा कि वर्ड फोटो इलेक्ट्रिक से क्लियर है, फोटो मतलब लाइट और इलेक्ट्रिक मतलब करंट, तो लोग किसी तरह से लाइट को यूज करके करंट जनरेट करना चाह रहे थे। तो ये जो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का इक्विपमेंट था वो हमने यहाँ पर साइड में दिखा रखा है। यहाँ पर एक वैक्यूम चैम्बर में एक मेटल की प्लेट रखी गई और उसके अपोजिट एक डिटेक्टर इलेक्ट्रोड रखा गया, और इस पूरे सिस्टम को हमने एक एक्सटर्नल सर्किट से बैटरी लगा करके जोड़ दिया। अब आइडिया ये था कि क्योंकि यहाँ पर बीच में गैप है, तो नॉर्मली तो यहाँ पर इस बैटरी के थ्रू कोई कंडक्शन होगा नहीं और यहाँ पर करंट जीरो मिलेगा एमीटर में। लेकिन अगर मैं लाइट मारूं और ये लाइट किसी तरीके से इस मेटल सरफेस के इलेक्ट्रॉन्स को एक्साइट कर दे, इतनी एनर्जी दे दे कि इलेक्ट्रॉन इस मेटल सरफेस से निकल करके बाहर आ जाए, तो फिर ये इलेक्ट्रॉन इस पॉजिटिव इलेक्ट्रोड की तरफ मूव करके आएगा और मुझको यहाँ पर एमीटर में करंट मिल जाएगा। तो बेसिक काम क्या कर रहे हैं कि इस मेटल सरफेस के ऊपर लाइट मार रहे हैं, इस लाइट से एनर्जी लेकर के इलेक्ट्रॉन इजेक्ट हो रहे हैं और वो इजेक्शन मुझको एमीटर में करंट के फॉर्म में मिल रहा है। तो जब ये एक्सपेरिमेंट किया गया तो इस फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में कुछ खास बातें निकल करके आई। पहला कंसेप्ट यहाँ पर थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी का था। थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी का मतलब ये हुआ कि कोई एक ऐसी मिनिमम फ्रीक्वेंसी थी जिसको मैं न्यू नॉट से डिनोट करता हूँ, such that if frequency of light is less than nu naught, then there is no ejection of electron। यानी कि जब तक लाइट की फ्रीक्वेंसी एक गिवन फ्रीक्वेंसी से कम थी, तब तक चाहे जितनी इंटेंसिटी की लाइट चाहे जितनी देर तक मारी जाए, उस मेटल सरफेस से इलेक्ट्रॉन निकलते ही नहीं थे, इस एमीटर में बिल्कुल भी करंट नहीं मिलता था। लेकिन एक बार जैसे ही हम फ्रीक्वेंसी बढ़ा करके ग्रेटर देन न्यू नॉट कर देते थे, यानी कि जब भी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से ज्यादा फ्रीक्वेंसी की लाइट हम मारते थे, तो इंस्टैंटेनियस एमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन हो जाता था, यानी कि फिर इलेक्ट्रॉन को निकलने में दिक्कत नहीं होती थी। और तब जब इलेक्ट्रॉन आ जाते थे तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और प्रोपोर्शनल टू इंटेंसिटी, जितनी इंटेंस लाइट होती थी उतने ज्यादा इलेक्ट्रॉन निकलते थे। इस पूरे कंसेप्ट को आइंस्टीन ने पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट के टर्म्स में बताया, जिसके पूरे डिटेल में हम नहीं जाएंगे बिकॉज केमिस्ट्री में हमें इसको बहुत डिटेल में नहीं पढ़ना है। 12th क्लास में हम फिजिक्स में इस चीज को बहुत अच्छे से पढ़ेंगे। लेकिन यहाँ पर अगर हम बेसिक बात समझने की कोशिश करें तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि एक मेटल का सरफेस है, लेकिन यहाँ पर हम बेसिक अगर बात समझने की कोशिश करें तो क्या हो रहा है, ये मेरी मेटल सरफेस है जिसके अंदर एक इलेक्ट्रॉन रखा हुआ है। अब जब ये इलेक्ट्रॉन बाहर निकलना चाहेगा तो इस मेटल के अंदर के जो ऑल पार्टिकल हैं वो उसको अट्रैक्ट करेंगे। इसका मतलब इसको बाहर निकलने के लिए कुछ एनर्जी चाहिए। ये एनर्जी कौन दे रहा है? ये लाइट दे रही है। अब अगर जैसा कि हमने प्लैंक की क्वांटम थ्योरी पढ़ी थी, अगर इस लाइट को देखूं तो लाइट पार्टिकल के फॉर्म में आती है और इसकी जो एक पार्टिकल है जिसको फोटोन बोलता हूं, एक फोटोन की एनर्जी एच न्यू है। अब वो एनर्जी जो यहां से बाहर निकलने के लिए चाहिए उसको सपोज करो मैं W नॉट से डिनोट करूं और इसको मैं वर्क फंक्शन बोलता हूं। वर्क फंक्शन इज मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड बाय द इलेक्ट्रॉन टू कम आउट ऑफ मेटल सरफेस। एक इलेक्ट्रॉन को कितनी एनर्जी चाहिए ताकि वो मेटल को छोड़ करके बाहर आ जाए? तो अगर एच न्यू की वैल्यू अगर लेस देन W नॉट होगी, अगर वर्क फंक्शन से कम एनर्जी लेकर के फोटोन आएगा, तो जब वो एनर्जी फोटोन इलेक्ट्रॉन को देगा तो इलेक्ट्रॉन मेटल सरफेस को छोड़ करके बाहर ही नहीं निकल पाएगा बिकॉज सप्लाइड एनर्जी वर्क फंक्शन से कम है। लेकिन जब एच न्यू की वैल्यू ग्रेटर देन W नॉट होगी तो ही एजेक्शन होगा। तो अगर मैं एच न्यू इक्वल टू W नॉट कह दूं तो ये जो एनर्जी होगी वो वर्क फंक्शन के इक्वल है और इसके करस्पॉन्डिंग जो फ्रीक्वेंसी न्यू होगी, जो मैं W नॉट बाई एच कहूं, इसको मैं न्यू नॉट कह सकता हूं। तो ये न्यू नॉट है, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी हो गई। अब जब भी मैं थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से ज्यादा एनर्जी का फोटोन लेकर के आऊंगा,
यानी कि मेरे पास अगर फोटोन की एनर्जी मान लो एच न्यू है, जो कि ग्रेटर देन एच न्यू नॉट है, या इसको मैं ग्रेटर देन डब्ल्यू नॉट भी कह सकता हूं, तो क्या होगा, जो भी एक्सेस एनर्जी होगी वो इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में आ जाएगी। तो यानी कि जो काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन है दैट शुड बी इक्वल टू एच न्यू माइनस एच न्यू नॉट। ये जो इक्वेशन आई ये फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की बेसिक इक्वेशन है। एक बार फिर से समराइज करके देखें तो ये जो लाइट आ रही है, इसके पास एच न्यू एनर्जी है, ये एनर्जी इसने इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर करी, तो कुछ यहां पर है। अब इस इलेक्ट्रॉन को बाहर निकलने के लिए एच न्यू नॉट एनर्जी खर्चा करनी पड़ी, इसलिए जो एजेक्टेड इलेक्ट्रॉन है इसकी काइनेटिक एनर्जी एच न्यू माइनस एच न्यू नॉट होगी। कई बार मुझे न्यू नॉट गिवन होगा, कई बार मुझे डब्ल्यू नॉट गिवन होगा, बट एच न्यू नॉट इज इक्वल टू डब्ल्यू नॉट है, तो मैं दोनों ही फॉर्म में कन्वर्ट कर सकता हूं। इस बेसिक इक्वेशन को यूज करके हम अलग अलग तरह के प्रॉब्लम करेंगे, एक एक करके देखते हैं। पहला एग्जाम्पल कह रहे हैं, when a radiation of 300 nanometers falls on the surface of sodium, electrons are emitted with a kinetic energy of 1.68 into 10 to the power of 5 joule per mole. What is the minimum energy required to remove an electron from sodium? What is the maximum wavelength that will cause a photoelectron to be emitted? तो यहाँ पर अगर मैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का कंसेप्ट देखूं तो मैंने क्या सिखाया था अभी, काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू एच न्यू माइनस एच न्यू नॉट। यहां पर इन्होंने मुझे काइनेटिक एनर्जी ऑफ वन इलेक्ट्रॉन नहीं दी, इन्होंने मुझे काइनेटिक एनर्जी ऑफ वन मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन दी। तो पहला कैलकुलेशन क्या होगा, काइनेटिक एनर्जी ऑफ वन इलेक्ट्रॉन अगर मैं निकालूं तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 1.68 इंटू 10 टू दी पावर ऑफ 5 अपॉन 6.02 इंटू 10 टू दी पावर ऑफ 23। एक मोल इलेक्ट्रॉन की एनर्जी को एवोगैड्रो नंबर से डिवाइड कर दिया तो एक काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन आ गई। एच न्यू जो मेरा दूसरा टर्म था उसकी वैल्यू एच सी बाई लैम्डा हो जाएगी, विच इज एच इंटू सी अपॉन 3 इंटू 10 टू दी पावर ऑफ -7 हो जाएगी। 300 नैनोमीटर लाइट की वेवलेंथ है, तो एच न्यू की वैल्यू एच सी बाई 3 इंटू 10 टू दी पावर ऑफ -7 आ जाएगी। यहां से मैं सॉल्व करके, मुझे काइनेटिक एनर्जी भी आ गया, एच न्यू भी आ गया, यहां से मैं एच न्यू नॉट निकाल लूंगा, विच इज मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम सोडियम। तो अगर मैं इसका कैलकुलेशन करूं या मैं कैलकुलेशन अलग से कर देता हूं तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन की वैल्यू आ जाएगी 2.79 इंटू 10 टू दी पावर ऑफ -19 जूल। एक इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी है, और लाइट का जो एक फोटोन है उसकी एनर्जी अगर मैं एच सी की वैल्यू 6.6 इंटू 10 टू दी पावर ऑफ -34 इंटू 3 इंटू 10 टू दी पावर ऑफ 8 अपॉन 3 इंटू 10 टू दी पावर ऑफ -7 कर दूं, ये 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा और इसकी वैल्यू 6.6 इंटू 10 टू दी पावर ऑफ -19 जूल आ जाएगी। तो यहाँ से एच न्यू नॉट की वैल्यू आ जाएगी 6.6 इंटू 10 टू दी पावर ऑफ -19, एच न्यू नॉट चला जाएगा, काइनेटिक एनर्जी चला जाएगी -2.79 into 10 to the power of -19, which is nothing but 3.81 into 10 to the power of -19 joule। अब पूछ रहे हैं what is the maximum wavelength that will cause a photon to be emitted। तो उस wavelength के लिए h c by lambda नॉट, अगर न्यू नॉट वो करस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसी है तो उसकी करस्पॉन्डिंग जो वेवलेंथ होगी उसकी वैल्यू एच सी बाई लैम्डा नॉट हो जाएगी। इट विल बी इक्वल टू 3.8 इंटू 10 टू द पावर ऑफ -19 जूल। फिर से अगर एच सी की वैल्यू डालूं तो यहाँ से लैम्डा नॉट की वैल्यू आ जाएगी 5.21 इंटू 10 टू द पावर ऑफ -7 मीटर, विच इज 521 नैनोमीटर। यानी कि जो मेरे पास लाइट है उसकी अगर वेवलेंथ
521 नैनोमीटर से ज्यादा है तो फ्रीक्वेंसी न्यू नॉट से कम हो जाएगी और ऐसा इलेक्ट्रॉन फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन नहीं करा पाएगा। अगर लेमडा की वैल्यू 521 नैनोमीटर से कम है, जैसे यहाँ पर 300 नैनोमीटर थी, तो फ्री इलेक्ट्रॉन फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन करा पाएगा। अब इस प्रॉब्लम में अगर हम देखें तो जो ये बेसिक फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का फॉर्मूला है उसकी बहुत ज्यादा प्रॉब्लम नहीं है। जिस तरीके से हमको परेशान कर रहे हैं वो काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन ना दे करके काइनेटिक एनर्जी ऑफ मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन दे दी, एच न्यू में न्यू ना दे करके लेमडा दे दिया, और जो दिक्कत आ रही है वो सारी इन कन्वर्जन्स में आ रही है, अदरवाइज ये स्ट्रेट फॉरवर्ड वैल्यू पुट करने वाला क्वेश्चन है। अगला प्रॉब्लम देखते हैं। इसमें कह रहे हैं द थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी न्यू नॉट फॉर अ मेटल इज 7 into 10 to the power of 14 second inverse. Calculate kinetic energy of an electron emitted when radiation of frequency 1 into 10 to the power of 15 hits the metal. तो फिर ये डायरेक्ट वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन है, खाली मुझे उस फॉर्मूले में काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू एच न्यू माइनस एच न्यू नॉट, इसमें वैल्यू पुट करनी है, एच कॉमन ले लेंगे तो न्यू की वैल्यू हो गई 10 to the power of 15 माइनस 7 into 10 to the power of 14। अब जैसा मैंने साइंटिफिक नोटेशन में कैलकुलेट करना सिखाया था, इसकी वैल्यू है 6.6 into 10 to the power of minus 34। इन दोनों में से 10 to the power of 14 कॉमन ले लूं तो यहाँ पे मेरे पास 10 माइनस 7 बच जाएगा, बचे 3। 3 into 6.6 की वैल्यू हो जाती है 19.8 into 10 to the power of minus 20, यानी कि 1.98 into 10 to the power of minus 19। तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन विल बी 1.98 into 10 to the power of minus 19 जूल। अब अगर मैं इन दोनों एक्सपेरिमेंट को देखूं तो जो प्लैंक्स लॉ है और जो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट है, जो कि एक्सपेरिमेंटली वेरीफाइड थ्योरीज हैं जिनको लोगों ने एक्सपेरिमेंट करके वेरीफाई कर लिया, उनके हिसाब से जो लाइट है वो पार्टिकल की तरह से बिहेव करती है। दे कैन बी एक्सप्लेन्ड ओनली बाई पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट। लेकिन हम लोग लंबे समय से 400-500 साल से देखते आ रहे थे कि लाइट जो है वो वेव की तरह से बिहेव करती है, उसके ऊपर सारी थ्योरी पहले से ही बेस थी। तो अभी वेव नेचर क्या है और पार्टिकल नेचर क्या है ये केमिस्ट्री में भी हम ज़्यादा डिटेल में नहीं जानेंगे, फिर से फिजिक्स में हम सीखेंगे जब वेव्स के बारे में पढ़ेंगे। लेकिन ओवरऑल क्या निकल कर के आया कि कुछ एक्सपेरिमेंट ऐसे हैं जिसमें लाइट को मैं वेव की तरह से मानूं तो ही एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट एक्सप्लेन किया जा सकता है, और कुछ एक्सपेरिमेंट ऐसे हैं जिसमें लाइट को पार्टिकल मानूं तभी एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट एक्सप्लेन किया जा सकता है। इसलिए लोगों ने ये मान लिया कि लाइट हैज अ डुअल नेचर, वो कभी कभी पार्टिकल की तरह बिहेव करती है, कभी कभी वेव की तरह बिहेव करती है। कब पार्टिकल की तरह बिहेव करती है, कब वेव की तरह बिहेव करती है, ये हम लोग केमिस्ट्री में भी जानने की कोशिश नहीं करेंगे। तो एक बार जब ये डुअल नेचर स्टेब्लिश हो गया तो ये बोर मॉडल में जाकर किस तरीके से एप्लीकेबल होगा ये भी थोड़ा रुक करके बताते हैं। इससे पहले दूसरी चीज समझ लेते हैं, एटॉमिक स्पेक्ट्रा ऑफ एटम। तो स्पेक्ट्रम का जो सारा खेल है वो कुछ ऐसा है कि सपोज करो मेरे पास एक कोई बल्ब है या सोलर एनर्जी ले लो, सन की लाइट ले लो, बल्ब की लाइट ले लो, और मैं अगर इसको प्रिज्म से पास करूं तो आपने देखा होगा ये 7 कलर्स में डिवाइड हो जाती है, वायलेट से लेकर के रेड तक। वायलेट से रेड तक हम खाली देख सकते हैं, इसके अलावा भी ये अल्ट्रा वायलेट और इंफ्रारेड रेडिएशन में पूरा जितना भी स्पेक्ट्रम होगा उसमें आ जाएगी। इस तरह का जो स्पेक्ट्रम है इसको मैं कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम कहता हूँ, बिकॉज यहाँ पर कोई गैप नहीं है, हर तरह की लाइट के हर वेवलेंथ की लाइट का मेरे पास यहाँ पर कलर मिल जाएगा। अब क्या होता है, सपोज करो मेरे पास हाइड्रोजन जैसी कोई गैस है और मैं इस लाइट को उस गैस के थ्रू पास करूँ। जैसे यहाँ पर मेरे पास एक लाइट का सोर्स था और इसमें से जो लाइट निकल रही थी इसको मैं कोल्ड गैस के थ्रू पास करूँ और फिर प्रिज्म से पास करूँ, तो मेरे को एक ऐसा स्पेक्ट्रम मिलता है जो कि कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम जैसा ही होता है, लेकिन बीच में कुछ लाइनें ऐसी होती हैं जो कि ब्लैंक हो जाती हैं, जो कि मिसिंग हो जाती हैं। मैं कहता हूं कि ये वो वेवलेंथ है जो ये कोल्ड गैस जो है वो एब्जॉर्ब कर ले रही है, क्योंकि ये गैस कुछ लाइट एब्जॉर्ब कर ले रही है,
इसलिए जो मुझे स्पेक्ट्रम मिल रहा है उसमें सारी वेवलेंथ है, खाली वो वेवलेंथ नहीं है जो वो गैस एब्जॉर्ब कर ले रही है। इस तरह के स्पेक्ट्रम को हम एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा बोलते हैं। अब इसके ऑपोजिट सपोज करो मैं सेम गैस, यानी अगर पिछले वाले एक्सपेरिमेंट मैंने हाइड्रोजन गैस ली थी, तो इस बार सेम गैस को लेकिन उसको हीट करूं, तो ये हीट होने पे ये गैस ग्लो करने लगेगी, और जब ये गैस ग्लो करेगी, इससे निकलने वाली जो लाइट है, जब मैं उस लाइट को प्रिज्म से पास कराऊंगा, तो मुझे ओवरऑल एक डार्क सा स्पेक्ट्रम मिलेगा, यानी कि ज्यादातर वेवलेंथ एब्सेंट होंगी, लेकिन यहाँ पर कुछ लाइनें होंगी, और ये वही लाइनें होंगी जो कि एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम में मिसिंग थी। यानी कि वो वेवलेंथ, वो फ्रीक्वेंसी जिनको कोल्ड गैस एब्जॉर्ब कर रही थी, अब उन्हीं फ्रीक्वेंसी, उन्हीं वेवलेंथ की लाइट को हॉट गैस एमिट कर रही है, और ये जो स्पेक्ट्रम है ये एमिशन स्पेक्ट्रा कहलाया, और ये जो स्पेक्ट्रम है ये एमिशन स्पेक्ट्रम कहलाया। तो क्यों कोई गैस कुछ स्पेसिफिक वेवलेंथ को एब्जॉर्ब कर ले रही है, और क्यों कोई गैस हॉट होने पर उसी वेवलेंथ की लाइट एमिट कर रही है, ये समझने की कोशिश। असल में अगर मैं इस गैस के एटम को देखूं, तो एटम के पास न्यूक्लियस है, और इसके चारों तरफ ये इलेक्ट्रॉन घूम रहा है। अब अगर मैं इस इलेक्ट्रॉन को कुछ एनर्जी दे दूं, तो वो न्यूक्लियस से बाहर चला जाएगा, और जब ये वापस लौट करके आएगा तो सेम एनर्जी की लाइट एमिट करेगा। फिर से मैं इस बात को समझाता हूं। एक इलेक्ट्रॉन है, इसको सपोज करो मैंने किसी तरीके से एनर्जी दी, तो ये इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से दूर चला जाएगा, और जो दूर चला गया इलेक्ट्रॉन है, जब ये वापस अपनी बेसिक लेवल पे आएगा, तो ये वापस एक फोटोन एमिट करेगा। अब लोगों ने क्या पाया कि जब मैं कोल्ड गैस के थ्रू लाइट पास करता हूं, तो कुछ वेवलेंथ ऐसी हैं जिनके करस्पॉन्डिंग, या कुछ फ्रीक्वेंसी ऐसी जिनके करस्पॉन्डिंग फोटोन गायब हो जा रहे हैं, एब्जॉर्ब हो जा रहे हैं। इसका मतलब इस इलेक्ट्रॉन के जो एनर्जी लेवल्स हैं, यानी कि जो एटम है, इसमें से मिनिमम एनर्जी लेवल E1, उसके बाद कोई एनर्जी लेवल E2, उसके बाद कोई एनर्जी लेवल E3 है। इस तरह से अलग अलग एनर्जी लेवल के इलेक्ट्रॉन है, और जब इलेक्ट्रॉन रिक्वायर्ड एनर्जी की रेडिएशन पा रहा है, तो वो E1 से E2 या E1 से E3 में जंप कर जा रहा है, हायर एनर्जी में चला जा रहा है, और जो उस एनर्जी के लिए रिक्वायर्ड फोटोन है वो एब्जॉर्ब हो जा रहा है। इसीलिए मुझको एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम में वो फोटॉन्स मिसिंग दिखाई दे रहे हैं, वहां पर डार्क लाइनें आ गई। ये तो हुआ क्यों एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम बन रहा है। अब सपोज करो मैं इस गैस को हीट कर दूं, तो जिस तरीके से इलेक्ट्रॉन लाइट से लोअर एनर्जी से हायर एनर्जी में चला गया था, वैसे ही हीट की वजह से भी, हीट भी तो एक फॉर्म ऑफ एनर्जी है, तो हीट की वजह से भी ये इलेक्ट्रॉन लोअर एनर्जी से हायर एनर्जी में जा सकता है, और जब यहां से वापस लौटेगा तो ये इलेक्ट्रॉन एमिट करेगा। इसीलिए चीजों को जब हम गर्म करते हैं तो ग्लो करने लगते हैं। आपने देखा होगा कि सपोज करो मेरे पास एक लोहे की पीस है, तो वो ब्लैक कलर का होता है, लेकिन अगर मैं किसी स्टील प्लांट से निकलने वाला लोहा देखे तो ग्लो करने लगता है। तो उस ग्लो का कारण ये है कि जो हीट की वजह से इलेक्ट्रॉन हायर एनर्जी लेवल पे चले गए हैं, वो जब वापस ग्राउंड लेवल पे आते हैं तो वो फोटोन एमिट करते हैं। अब ऑब्वियसली क्योंकि वो हायर एनर्जी लेवल E2 या E3 ही है, तो जब वो E3 से वापस E1 पे या E2 से वापस E1 पे आएगा, तो ये वही फोटोन एमिट करेगा जो ये एब्जॉर्ब कर ले रहा था जब इसके थ्रू लाइट पास कराई जा रही थी। तो ये एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम और एमिशन स्पेक्ट्रम का कारण समझ में आया। लेकिन यहां से एक बहुत इंपॉर्टेंट बात ये समझ में आई कि वो लाइट की वेवलेंथ या फ्रीक्वेंसी जो एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम में एब्जॉर्ब हो जा रही है या एमिशन स्पेक्ट्रम में एमिट हो रही हैं, उसके करस्पॉन्डिंग जो एनर्जी है, यानी कि ये जो h nu की वैल्यू है, ये कहीं ना कहीं मुझे E2 माइनस E1 या E3 माइनस E1 की वैल्यू बता रही है। यानी कि अब मेरे पास
एक तरीका निकल करके आ गया जिससे मैं इस एटम के अंदर जो इलेक्ट्रॉन हैं उनकी एनर्जी की वैल्यू फाइंड कर सकूं। अल्टीमेटली एटम के अंदर एटम का स्ट्रक्चर कैसे है मैं कैसे बताऊंगा, जब मुझे एटम के अंदर क्या चीजें हैं ये पता चले। तो जो एटॉमिक स्पेक्ट्रा था ये एक ऐसा तरीका निकल करके आया जिससे मैं ये बता सकता था कि हाँ भाई हाइड्रोजन गैस है तो इसके अंदर ये फ्रीक्वेंसी की लाइट है, ये वेवलेंथ की लाइट एब्जॉर्ब होती है और एमिशन स्पेक्ट्रम में एमिट होती है। इसलिए जो वहां पर एनर्जी डिफरेंसेस हैं, जो अलग अलग एनर्जी लेवल हैं उनके बीच का जो डिफरेंस है उसकी वैल्यू इतनी इतनी है। तो इस तरीके से मैं इन स्पेक्ट्रम की वैल्यूज को देख करके हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम के अंदर की या किसी भी एटम के अंदर की एनर्जी लेवल्स के बारे में बता सकते हैं। अब हम हाइड्रोजन आयन स्पेक्ट्रम को देखना शुरू करते हैं। तो सपोज करो मैं एक हाइड्रोजन गैस को हीट करूं और उससे जो लाइट निकल करके आ रही है उसका एक स्पेक्ट्रम बनाऊं, तो वो स्पेक्ट्रम कुछ इस तरीके से दिखाई देगा जैसा मैंने इस डायग्राम में बनाया है। इसमें बहुत ढेर सारे टर्म है जिनके डिटेल में मैं अभी नहीं जाऊंगा, एक एक करके समझाता हूं। तो सबसे पहले जब लोगों ने हाइड्रोजन के स्पेक्ट्रम को देखा तो ऑब्वियसली जो पहली चीज हम देखेंगे वो विजिबल रेडिएशन ही देखेंगे। एक तो हम लोगों ने ना ये वाला पोर्शन देखा ना ये वाला पोर्शन देखा, ये विजिबल वाला पोर्शन ही देखा। यहाँ पर नीचे मेरी ये वेवलेंथ है, तो विजिबल से कम वेवलेंथ यानी कि ये विजिबल की ये जो लिमिट होगी ये 400 नैनोमीटर और ये जो लिमिट होगी अराउंड 700 या 750 नैनोमीटर होगी। तो इसका मतलब 400 से नीचे वाली जो लाइट है उसको भी नहीं देखते हैं, वेवलेंथ 400 से नीचे उसको भी नहीं देखते हैं, और वेवलेंथ जो 750 से ऊपर उसको भी नहीं देखते। 400 से 750 के बीच में जो लाइनें आई उनको देखा गया। तो ये जो लाइनें थी ये 654 नैनोमीटर, 656 नैनोमीटर, ये वाली जो दूसरी लाइन थी राइट से इसकी वैल्यू 486 नैनोमीटर, तो तीसरी लाइन थी इसकी वैल्यू 434 नैनोमीटर। इस तरीके से कुछ वैल्यू इनकी निकल करके आई। अब एक साइंटिस्ट से बामन उन्होंने ये पैटर्न खोजने की कोशिश करी कि जो 434, 486, 656 ये सारी वेवलेंथ हैं ये किस तरह का पैटर्न फॉलो कर रही हैं। तो उन्होंने ये देखा कि अगर मैं लेमडा को सेंटीमीटर में लिखूं तो 1/λ, दिस इज इन सेंटीमीटर, की वैल्यू 109677 1/2 स्क्वायर माइनस 1/n स्क्वायर के इक्वल होती है, जहां पर n की वैल्यू 3, 4, 5, 6 इस तरीके की होती है। यानी अगर मैं 1/λ इज इक्वल टू 109677 इंटू 1/2 स्क्वायर माइनस 1/3 स्क्वायर लेकर के चलूंगा तो ये जो लैम्डा की वैल्यू होगी इसकी वैल्यू 6.56 इंटू 10 टू दी पावर ऑफ -5 सेंटीमीटर आ जाएगी, जो कि यही 656 नैनोमीटर है। अगर मैं यहाँ पर 109677 इंटू 1/2 स्क्वायर माइनस 1/4 स्क्वायर ले लूँ तो इसकी वैल्यू 4.86 इंटू 10 टू दी पावर ऑफ -5, ये मैं लैम्डा की वैल्यू लिख रहा हूँ, लैम्डा इक्वल टू सेंटीमीटर आ जाएगी, जो कि यही 486 नैनोमीटर है। इस तरीके से इन्होंने ये पाया कि लैम्डा जो है वो ये रिलेशन फॉलो करती है। अब जब बामर ने इनिशियली विजिबल रेडिएशन को इस तरीके से एनालाइज कर दिया तो फिर और एक्सपेरिमेंट हुए और पता चला कि खाली ये स्पेक्ट्रम जो है ये विजिबल रेंज में नहीं है, ये अल्ट्रा वायलेट रेंज में भी है और इधर इंफ्रारेड रेंज में भी है। तो लोगों ने सारी ये वेवलेंथ जब निकाली तो ये निकल करके आया कि इन सारी वेवलेंथ के लिए 1/λ की वैल्यू 109677 इंटू 1/n1 स्क्वायर माइनस 1/n2 स्क्वायर के फॉर्म का होता है, जहाँ पे n2 की वैल्यू n1 + 1
N1 + 2 so on so forth होती है। इसमें अगर मैं N1 की मिनिमम वैल्यू, N1 की वैल्यू 1 रखूं तो N2 की वैल्यू 2, 3, 4 so on so forth होगी। और ये जो लाइन होगी ये अल्ट्रा वायलेट रेंज में लाई करती है और इसका नाम हुआ लाइमन। ये जो मेरी लाइंस हैं ये लाइमन लाइंस है, इसलिए इनको मैंने LY कहा। LY अल्फा लाइमन की हाईएस्ट वेवलेंथ या लोवेस्ट फ्रीक्वेंसी की लाइन है। ये जो लाइन है इसके लिए N1 की वैल्यू 1 और N2 की वैल्यू 2 होगी। इसके लिए अगर मैं N1, N2 की वैल्यू लिखूं तो 1, 2 होगी। ऐसे फिर अगली ये वाली जो लाइन होगी इसके लिए 1, 3 होगी, फिर 1, 4, 1, 5 ऐसे अप टू 1, इंफिनिटी तक ये लाइमन की अलग अलग लाइनें होंगी। फिर अगर मैं N1 की वैल्यू 2 ले लूं तो N2 की वैल्यू 3, 4 so on so forth होगी। ये जो रेडिएशन था ये विजिबल रीजन में लाई करता था और इसको मैं बामर के नाम पर बामर लाइंस बोलता हूं, जो कि ये मैंने अभी पीछे बताया थी ही। इसमें पहली लाइन बामर की अल्फा लाइन है, इसके लिए N1 और N2 की वैल्यू डालूं तो 2, 3 होगी। फिर अगली लाइन के लिए 2, 4 होगी, 2, 5 होगी, सो ऑन सो फोर्थ। ऐसे ही जब मैं N1 को 3 ले लेता हूं तो N2 4, 5, 6 सो ऑन सो फोर्थ आती है। ये इंफ्रारेड रीजन में लाई करती है और इसका नाम पास्चन हो गया। और फिर जब मैं N1 = 4 ले लूंगा तो N2 5, 6 होगा, ये भी इंफ्रारेड में लाई करेगी, इसका नाम ब्रैकेट हो गया। और जब मैं N1 = 5 ले लूंगा, N2 6, 7 so on so forth होगी, ये भी इंफ्रारेड में ही लाई करती है, इसका नाम पिफंड हो गया। एनसीईआरटी में खाली ये 5 नाम सिखाए गए हैं। इनमें से किसी भी सीरीज के लिए जो लीस्ट फ्रीक्वेंसी या लॉन्गेस्ट लैम्डा वाली लाइन होगी उसके लिए N2 की वैल्यू N1 + 1 हो जाएगी और हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी या लीस्ट लैम्डा के लिए N2 की वैल्यू इनफाइनाइट हो जाएगी। तो इस तरीके से मुझे पता चल गया कि जब भी हाइड्रोजन एटम में, अगर मैं हाइड्रोजन का एटम बनाऊं, किसी एक एनर्जी लेवल से दूसरे एनर्जी लेवल में ट्रांसमिशन होता है तो जो फोटोन निकलता है, इस फोटोन के लिए फ्रीक्वेंसी 1/λ या फ्रीक्वेंसी या hν, ये सब चीजें जो होंगी ये 1/λ के प्रोपोर्शनल होंगी, यानी कि जो एनर्जी होगी वो 1/n1² - 1/n2² के प्रोपोर्शनल है। अब क्योंकि फ्रीक्वेंसी E2 - E1 या E1 - E2 पर डिपेंडेंट होती थी, इसका मतलब कहीं ना कहीं से मैं ये अंदाजा लगा सकता हूँ कि जो एनर्जी है वो 1/n² के प्रोपोर्शनल है। अभी जब 2 से 3 वाले में चेंज करेगा तो एनर्जी चेंज 1/2² - 1/3² के प्रोपोर्शनल होगा। तो इस तरीके से ये जो हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम था इसने मुझे ये बता दिया कि हाइड्रोजन के अंदर जो इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं उनकी एनर्जी की कुछ डिस्क्रीट वैल्यूज हैं और इस चीज को लेकर के बोर ने अपना बोर मॉडल ऑफ एटम इंट्रोड्यूस